वंदे भारत हिंदी साहित्य समिति के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 2009 के आसपास एक प्रकल्प हिंदी साहित्य समिति ने प्रारंभ किया था हमारे रचनाकार। इसमें हम लोगों ने शहर के और देश के तमाम स्थापित रचनाकारों के साक्षात्कार लिए हैं। यह श्रृंखला 23वीं श्रृंखला है। उस तहत में 22 पहले इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अभी आज जो साक्षात्कार हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो श्रद्धेय सत्तन जी के साथ बातचीत करेंगे। आप सभी की ओर से उनका आज करतल ध्वनि से हम लोग स्वागत करते हैं। 21 रचनाकारों का एक संकलन प्रकाशनाधीन है। वार्ता का विवेक किताब का नाम है और बहुत शीघ्र मानी 10 या 15 दिन में वो किताब आपके बीच में होगी, जिसमें हम लोग लेखक के जीवन वृत्त के बारे में, उसकी रचना धर्मता के बारे में और उनके कृतित्व व्यक्तित्व संपूर्ण उसके बारे में जान सकेंगे। ऐसी एक कृति आपके सामने होगी। तो हम बहुत आदर के साथ श्रद्धेय सत्तन जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे मंच पर आएं। साथ में ही समिति के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा। इस श्रृंखला में लिए गए जो साक्षात्कार हैं, कोशिश ये हो रही है और बहुत सारे साक्षात्कार वेब दुनिया के मार्फत हम लोगों ने गूगल पर पहुंचा दिए हैं। यदि किसी को भी डॉक्टर शरद पगारे जी का साक्षात्कार देखना है, नागर साहब का देखना है, डॉक्टर जवाहर चौधरी का देखना है, तो वह गूगल पर जाकर उन्हें ढूंढ सकता है और सुन सकता है। इससे पहले कि हम चीज़ें और आगे बढ़ाएं, हम निवेदन करेंगे कि श्री अरविंद जवलेकर साहब, ओझा जी, वाजपेयी जी, आप और सर कृपया मंच पर आएं, सर का अभिनंदन करें। चूँकि पद्मा जी, ये स्वागत उनका हम इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं कि पिछले दिनों मुंबई की एक संस्था से उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रेष्ठ कवि सम्मान 1,11,1111 रुपये का हम सॉल श्रीफल से उनका समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं। एक नागर साहब आए प्लीज। नागर साहब, पास में सही चौधरी जी निवेदन करूंगा कि वो जो प्रारंभिक परिचय है सर का वो यहाँ पर देने का कष्ट करें। आए वाजपेयी जी। धन्यवाद राकेश भाई। निश्चित रूप से हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आज का दिन भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत गौरव का है। ऐसे व्यक्तित्व
से जिनसे कि हम हमेशा जुड़ते रहते हैं, फिर भी लगता है कि शायद कुछ कहीं कमी रह गई है। गंगा की धारा की तरह से एक लहर आती है, चली जाती है और फिर आती रहती है। उसी क्रम में आज हमारे रचनाकार के तहत आदि सत्यन जी से हम सब लोग रूबरू होंगे राकेश शर्मा के माध्यम से। उनका परिचय इतना लंबा है, इतना बड़ा है, इतना बृहत है, इतना विशद है, जिसको अगर बताया जाए तो बेहतर ये रहता है कि हम सब लोग ये कहते हैं कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ सत्यन जी रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा परिचय हम लोगों के लिए, बाहर के लिए रहता है, कोई शहर के पास ही है। अगले महीने की 7 फरवरी आ रही, जिसका हम लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं। 7 फरवरी 1940 को आशु कवि व राम दंगल के जाने माने लोक सिद्ध गायक उस्ताद स्वर्गीय श्री छोटे लाल शर्मा, जिन्हें छोटन उस्ताद के नाम से सारे लोग जानते थे, कि घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे सत्यनारायण कहा गया। अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती कुंजलता देवी व पिता के धर्म, कर्म और संस्कृति के सुसंस्कारों से पोषित होते हुए सत्यनारायण शर्मा में भारतीयता और काव्य सृजन की अनुभूति पर एक दक्षता का ऐसा पल्लवन हुआ कि उनके शिक्षक गुरु स्वर्गीय रामस्वरूप शुक्ल दयाल के सानिध्य में इनमें बचपन से ही काव्य प्रतिभा का पौधत्व झलकने लगा था। यही आज सत्यनारायण शर्मा सत्तन के नाम से युग में जाने जाते हैं, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सत्यनारायण सत्तन को सुनना है। ये कितनी बड़े गौरव की बात है। तो आइए मां सरस्वती के वरद पुत्र राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन से रूबरू हूं राकेश शर्मा के माध्यम से। मित्रों, जिस रचनाकार को हम आज अपने बीच में पाकर धन्य हैं, उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वे राजनेता हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और कवियों में भी शिरोमणि इसलिए हैं कि मंच पर उनकी उपस्थिति 50 वर्षों से अधिक एक अनिवार्य रूप से हमारे लिए है, हिंदी समाज के लिए है, हिंदी जगत के लिए है और हिंदी प्रेमी समाज के लिए भी है, क्योंकि वो केवल हिंदी जगत में ही नहीं सुने जाते, भारत के दूसरे प्रांतों में भी उन्हें बुलाया जाता है आदर से और वे अपनी बात कहते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं उनके लिए उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, एक सूची है, उसकी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 8 अक्टूबर 2000 को साहित्य कला मंच मुंबई द्वारा मंच सम्राट अलंकरण प्रदान किया गया। बहुउद्देशीय पैगाम साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था बरोरा महाराष्ट्र द्वारा पैगाम पुरुष 2002 से अलंकृत किया गया। गंगा सेवा ट्रस्ट एवं युग चेतना संस्थान नाथद्वारा के द्वारा स्थापित जन कवि स्वर्गीय श्री निर्भय हाथरसी सम्मान 2001। 4 अक्टूबर 2002 को जुवेलियंस क्लब उज्जैन द्वारा लाल बुजक्कड़ सम्मान से आप अलंकृत हैं। 19 अगस्त 2002 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य महोदधि की उपाधि से आप की मानद उपाधि से आप विभूषित हैं। साहित्यिक कलश संस्था द्वारा श्री कृष्ण सरल अलंकरण 2003 से विभूषित हैं। 1 अप्रैल 2004 को जन चेतना मंच मुंबई द्वारा स्वर्गीय श्री हरिशंकर परसाई सम्मान से आप सम्मानित हैं। 23 अक्टूबर 2004 को साहित्य कला मुंबई के द्वारा संस्था की रजत जयंती के शुभ अवसर पर क्रॉस मैदान मुंबई के विशाल आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शीशराम ओला द्वारा 31,000 रुपये नगद साल श्रीफल प्रतीक चिन्ह के साथ साथ निराला पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया है। 24 अप्रैल 2005 को अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा श्री सत्तन जी द्वारा रचित भावात्मक तथा चिंतन पर काव्य कृति मंथरा को
मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री बलराम जाखड़ जी ने स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश वर्मा स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया है। 1 मई 2005 को परम पूज्य श्री श्री विद्या धाम पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्री गिरिजानंद जी सरस्वती के सानिध्य में तथा अनेकों वरिष्ठ राजनेताओं व मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में हजार जनता के बीच छोटा गणपति मल्हारगंज पर श्री सत्तन नागरिक अभिनंदन समिति के तत्वावधान में इंदौर नगर की लगभग 250 साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक व शस्त्र कला संस्थाओं द्वारा श्री सत्तन जी को अभूतपूर्व रूप में नागरिक अभिनंदन से विभूषित किया गया। 31 मार्च 2006 को प्रबुद्ध विचार मंच खरगोन द्वारा स्वर्गीय निरंजन लाल जी अग्रवाल स्मृति अखिल भारतीय राष्ट्र चारण सम्मान 2005 प्रदान किया गया। शिक्षक कल्याण समिति सुदामा नगर इंदौर द्वारा श्री दयाल गुरु की स्मृति में प्रदत्त साहित्यिक अलंकरण कविकुल गौरव ब्रह्म वंश विभूषण सम्मान से अलंकृत हैं। मध्य प्रदेश साहित्य कला परिषद द्वारा भारत भारतीय सम्मान से आप अलंकृत हैं और एक सम्मान जिसके लिए हम लोग अभी उनका अभिनंदन किए हैं वह है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रेष्ठ कवि सम्मान। इतनी उपाधियों और अलंकरणों से विभूषित श्री सत्तन जी का आपकी ओर से हम पुनः अभिनंदन करते हैं। सर, इस साक्षात्कार में पहला प्रश्न आपके बचपन के बारे में है कि किस तरह से आप अपने बचपन में काव्य की ओर, कविता की ओर और साहित्य की ओर गए। मैं तो इसे ये मानता हूँ कि मुझे शुक्र संभूति ये विद्या प्राप्त हुई, प्रभु की कृपा है। मेरे पिताश्री जो थे वो स्वयं भी अपने आप में आशु कवि थे और एक साथ दो रचनाएं प्रश्न और उत्तर की तरह लिखने में उन्हें कामयाबी मिली और उस कामयाबी का प्रतिफल ये है कि अभी भी पश्चिमी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं उनके उन गीतों को दोहराती हैं, गाती हैं। ये उनकी अपनी विशेषता रही और मुझे शुक्र संभूत वो गुण प्राप्त हो गया। मैं कक्षा 6ठी में था तब मैंने पहली कविता लिखी थी और कक्षा 6ठी में ही मैं अपने काव्य गुरु श्री रामस्वरूप शुक्ल दयाल जी के चरणारविंद में अर्पित हुआ था और उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र में ज्ञान दे करके आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वह कविता आपको याद है क्या? हाँ बिल्कुल। जी सुनाए। पहली कविता कोई भूलता है अपने जीवन की? पहला प्यार, पहली कविता, पहली और पहला परिणय है। संसार में कोई भूलने की बातें होती है। पहली कविता थी और वो कविता थी, कविता पर कविता थी। जी, मैं कवि हूँ, कविता करता हूँ, इसमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। मैं कवि हूँ, कविता करता हूँ, मुझे प्यार है कविता से, कविता मुझे सुनाती कविता धीरे से, कोमलता से। कविता की कविता सुनकर के मैं मतवाला हो जाता हूँ और उसी कविता को मैं जन गण के आगे गाता हूँ। कविता मेरा जीव प्राण, कविता हर सांसों की धड़कन। जब मैं कविता करता हूँ उसमें ना आती कोई अड़चन। कविताओं का एक बाग लगाया मैंने, कविताओं की क्यारी से ही उसे सजाया मैंने। कविताओं के फूलों से मैं, कविताओं के फूलों से मैं सरस्वती का वंदन करता हूँ और उन्हीं पुष्पों को उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला कवि सम्मेलन जहाँ आपने पहली कविता पढ़ी हो? पहला कवि सम्मेलन मैंने जो पढ़ा अपने जीवन का वो हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में, उसी का विद्यार्थी था मैं, मिडिल स्कूल में था। पहला कवि सम्मेलन उसी में पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला। वहीं पर मेरे गुरुजी भी अध्यापक थे,
उनके सानिध्य में वहाँ कवि सम्मेलन पढ़ने का सौभाग्य मिला। और जो कविता लिखी थी वो विद्यालय के अध्यापकों का वर्णन करते हुए कविता लिखी थी। जितने अध्यापक गुरुजन हमें पढ़ाते थे और वो स्कूल था, उसकी 2 ही पंक्तियाँ मेरी याद हैं, बाकी तो सब अध्यापकों का ही चित्रण था। और वो 2 पंक्तियाँ थी कि मेरा स्कूल बड़ा निराला, जिस पे रंग पुता है काला। उस पर एक पट्टी काली पुती थी सफ़ेद के नीचे हैं। और कई गुरुजन हमें पढ़ाते और हम सब बच्चे रोज़ यहाँ आते। ऐसी एक कविता उस विद्यालय पर लिखी थी और वही कविता पहले कवि सम्मेलन में पढ़ी थी, जिसका पुरस्कार 5 रुपये प्राप्त हुआ था। फीस 4 आने ही लगती थी, रुपये 5 मिले थे। और उस कवि सम्मेलन के पश्चात दूसरा कवि सम्मेलन उसके ही 8 दिन बाद जी मिडिल स्कूल नंबर 4 में पढ़ा। गायकवाड़ सर वहाँ पर अध्यापक, वो प्रधान पाठक थे, उन्होंने भी मुझे 5 रुपये दिए। उस कवि सम्मेलन में गिरवर सिंह भंवर, विपिन जी एक कवि थे यहाँ के खिलचीपुर राजगढ़ के, विपिन जी, और महेश राजा धार के थे, वो थे। और ऐसे कुछ बड़े कवि थे। प्रेमी जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। और जब मैंने कविता पढ़ी तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक मुझे दी कि इसको पढ़ो और लिखना मत बंद करना। सभी ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ फेरा। वो दूसरा कवि सम्मेलन था, वो भी मिडिल स्कूल में पढ़ा। कवि सम्मेलनों की एक लंबी सूची आपकी स्मृति में होगी। कोई ऐसा कवि सम्मेलन जिसकी स्मृति सबसे ज़्यादा आपको ताज़ा करती हो, उसकी पहले चर्चा करें। अपने जीवन में एक कवि सम्मेलन किया मैंने मल्हारगंज टोरी कॉर्नर पर, जो नीरज निर्भय निशा के नाम से किया गया। सन 1974 की बात होगी या 72-73 की बात होगी। और उसमें हम 3 कवि थे, नीरज जी थे, निर्भय जी थे और मैं था। मैं संचालन का काम कर रहा था और वो दोनों कवि पढ़ रहे थे। रात को 9 बजे प्रारंभ हुआ कवि सम्मेलन और सवेरे 7 साढ़े 7 बजे तक चला। झाड़ू निकालने के लिए आने वाली जो बाइयाँ थी वो गालियाँ बक रही थी कि इतने सारे मूंगफली के छिलके यहाँ पटक गए मसान के लिए हैं, और अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये सब गालियाँ देती। लेकिन वो कवि सम्मेलन अपने जीवन का अविस्मरणीय कवि सम्मेलन मानता हूँ। इतनी लंबी तादाद में मैंने कभी किसी कवि सम्मेलन को चलते हुए नहीं देखा। एक कवि सम्मेलन और देखा मैंने इतना लंबा चलता हुआ, वो राजस्थान के गांव नैनवा में, कोटा बूंदी के आगे एक नैनवा स्थान है, वहाँ पर तेजा जी का मेला लगता है। वहाँ पर एक कवि सम्मेलन था। उसमें निर्भय हाथरसी ने सतत 4 घंटे कविता पाठ किया, क्योंकि उनका नंबर जब लगा था तब सवेरे की 5 बज रही थी। सवेरे की 5 बज रही थी तब निर्भय जी का नंबर लगा और उन्होंने सतत 3 साढ़े 3 घंटे तक काव्य पाठ किया। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे। ये 2 कवि सम्मेलन मेरे जीवन के अविस्मरणीय कवि सम्मेलन बन गए। तब से मुझे लगा कि आपके पास मसाला नहीं होएगा तो दुकान नहीं चलेगी। आपके पास मसाला होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेखन सशक्त नहीं होगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं। और उन लोगों की संगत में बैठ करके मैं ये सीख पाया। लाल किले पर भी आपने कवि सम्मेलन पढ़ा है? 2। अटल बिहारी वाजपेयी जी? नहीं, अटल जी उसमें नहीं थे मेरे साथ में। वो कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा तो उसके बाद कुछ बात ऐसी हुई कि बोले हाँ पैसा बोल गए, पाकिस्तान का नाम ले दिया। तो मैंने ले दिया, पाकिस्तान हमारा कोई मित्र तो है ही नहीं, नाम नहीं बोले ये ठीक नहीं किया। तो मैंने ठीक नहीं किया तो आप काट देना, मुझे जो प्रसारण करो उसमें से हैं। उस कवि सम्मेलन के बाद मुझे एक बार और बुलाया गया, जब साहेब सिंह वर्मा हाँ मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तब एक कवि सम्मेलन वो पढ़ा। वो तो उसमें तो जो राष्ट्रभक्ति की रचनाएं चली, वैसे राष्ट्रभक्ति की रचनाओं के नाम पर वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं वो विशुद्ध रूप से होते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर ये देखा
कि लाल किले का कवि सम्मेलन कोई महनीय कवि सम्मेलन नहीं है, किसी ज़माने में हुआ करता होगा। 1962 की घटनाएं हम याद करते हैं, तब रामधारी सिंह दिनकर सरी के कवि वहाँ पर बैठा करते थे, गोपाल प्रसाद व्यास सरी के लोग बैठा करते थे, हैं वहाँ पर बैठते थे नीरज, अपने रमानाथ अवस्थी हैं, बुद्धिनाथ दूधनाथ, ये नामचीन लोग बैठा करते थे उस ज़माने में। बेढप बनारसी भी आते थे, तो वो अपनी कविताओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते थे कि वो राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आ जाए। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर के ये पढ़ा पाकिस्तान के विभाजन पर, बेढप बनारसी जी ने। बेढप बनारसी जी बोले उस कवि सम्मेलन में कि मुझे अभी तक वो पंक्तियाँ याद है कि ये खबर जब से पढ़ी है हमने लीगी डान में, खा नहीं गधे रहे हैं मेवा पाकिस्तान में, बात सुनकर इंडिया के धोबियों को सोच है कि सब गधे बस जाएंगे अब जाके पाकिस्तान हैं। ये कविताएं वहाँ पर पढ़ी गई हैं और लोगों ने उसका आनंद लिया। बात राष्ट्रभक्ति की थी, कहने का तरीका हास्य का था। वो जो कवि लोगों की संगत थी उसने प्रौढ़ता दी, सोचने के लिए मजबूर किया। आज की तो हालत भगवान भरोसे ही। आपने नीरज जी का नाम लिया है, दिनकर के साथ या और बड़े कवियों के साथ में कभी कविता पढ़ने का अवसर आया? महादेवी जी के साथ बैठने का अवसर मिला, राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी के साथ बैठने का अवसर मिला। हमारे यहाँ पर ये वीर सार्वजनिक वाचनालय का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्र कवि जो थे आमंत्रित थे, उनके द्वारा ही उसका उद्घाटन किया गया था। उस कवि सम्मेलन में हम नगर के कविगण सम्मिलित हुए, 2-3 कवियों को वहाँ पर काव्य पाठ करने का अवसर मिला, उसमें से एक मैं भी था। वो राष्ट्र कवि जी मैथिली शरण जी गुप्त की सन्निधि में किया। महादेवी जी जब इस शहर में आई तो हमने रमेश महबूब ने, सोमानी जी ने मिलकर के उनके साथ यहाँ पर नगर निगम के वाचनालय में जो गोष्ठियाँ थी उसमें बैठ कर के पढ़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। आप अटल जी के साथ भी कभी कविता पढ़े हैं? अटल जी के साथ कई कवि सम्मेलन किए, 10 कवि सम्मेलन तो करीब करीब मुंबई में ही किए होंगे। अच्छा। उसके अलावा दिल्ली में, ग्वालियर में, भोपाल में अटल जी के साथ कवि सम्मेलन भी किए और अनेकानेक आम सभाएं भी की राजनीति। तो अटल जी बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पर जब अटल जी का एकाल काव्य पाठ हुआ तब उन्होंने मंच से ये कहा कि अब मैं तो पूरा राजनेता हो गया हूँ भाई, और मेरे सामने सत्तन बैठे हैं, ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अब मेरे को इनको देख के घबराहट हो रही है। एक बड़ा आदमी अपने से छोटे को किस तरीके से पुरस्कृत और सम्मानित करता है, ये उनके भाषण से उस दिन समझ में आया। उन्होंने मुझ तरीके अकिंचन को भी इतना प्रेम दिया, प्यार दिया है, लेकिन अब आपने मुझे कवि के रूप में बुलाया है। उन पर एक पुस्तक अटल चरित नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उस पुस्तक का विमोचन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था और उन्हीं का ही एकल काव्य पाठ था रविंद्र नाट्यगृह में। तब उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया। कविता आपने मंच से भी कही है और उसे पुस्तकों में भी सजा है। आपके गीत संग्रह है मन मालव, मंथरा खंड काव्य है, वतन की राह में वक्तांबर विधान, जिसका कि आपने अनुवाद भी किया है और काव्यात्मक सुंदर अनुवाद है। मंथरा लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई और किस तरह से उसकी भूमिका रची आपने? रामचरितमानस का अध्ययन करते करते मुझे एक बार 2 बार जब उस मानस को पढ़ा और प्रवचनकारों को सुनने का अवसर मिला कथा के प्रति। हमारे यहाँ पर बहुत सारे साधु संत भी आते थे। रामचरितमानस का आजकल जिस अनुपात में श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाता है, जिस तरीके से श्रीमद् भागवत बाँची जाती है, उस जमाने में रामचरितमानस का प्रभाव था और अयोध्या के संत आया करते थे और मंदिरों में भीड़ होती थी और हम चौराहे पर कार्यक्रम करने लग गए कथा के, कीर्तन के। बाबूलाल गिरी, स्वर्गीय बाबूलाल जी गिरी हमारे
अभिभावक तरीके ही थे, वो हम बुजुर्ग थे, और उन्होंने पहली बार इस तरीके का प्रयोग जो था सड़क पर बैठ करके किया। इंदौर में सड़क पर कथाओं का जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो उनके माध्यम से शुरू हुआ। तब वहाँ पर एक बार प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी आए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने संकीर्तन किया और रामचरितमानस की मीमांसा करते हुए कहा कि रामचरितमानस में जो बात है वो प्रेम का महाकाव्य है, लेकिन उस प्रेम के महाकाव्य में घृणा का भी एक स्थान है, और वो घृणा का स्थान है मंथरा का। वो बीज बो गए, उसको ध्यान से पढ़ा, समझा। मुझे ऐसा लगा कि बात ब्रह्मचारी जी की बहुत सत्य है और इस बात पर विचार करना चाहिए। मैंने चर्चा की उस पर। बोले भैया वो अविद्या माया थी। मैंने वो अविद्या माया थी तो विद्या माया उसमें क्यों प्रविष्ट हुई? जी, ठीक बात है। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की माता सरस्वती से कि आप जाओ, राम का राज तिलक हो जाएगा तो राक्षसों का नाश नहीं हो पाएगा, यज्ञों की रक्षा नहीं हो पाएगी, साधु संतों का कल्याण नहीं हो पाएगा। है? तब ये स्थिति हुई। और उसके बाद गोसाई जी ने स्वयं लिखा रामचरितमानस में कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। वो सारी के सारे वर्णन कर रहे हैं कि देवता कुचाल कर रहे हैं, मना रहे हैं, और उस दासी के मन में सरस्वती को प्रेरित करने के लिए पठा रहे हैं, और वो माता भगवती वागेश्वरी उसके अंतर मन में विराजमान होकर के उसकी मति को फेर गई। मेरे मन में बिजली चमकी कि जब काया में माया समाविष्ट हो गई और अपना का सारा काम साध करके लोप हो गई, तो हम अपने आप को भक्त कहने वाले विभक्त क्यों हो जाते हैं? जब हम जान रहे हैं कि काया में माया का निवास था और वो अपना काम करके लोप हो गई, तो हमें मंथरा को गाली देने का अधिकार क्या? अगर संसार का प्रत्येक कार्य परमात्मा की आज्ञा से संपादित होता है तो राम मंथरा के द्वारा किया हुआ कार्य भी ईश्वर की आज्ञा से संपादन किया हुआ कार्य था, रामाज्ञा से संपन्न किया हुआ कार्य था। और वशिष्ठ ने उसकी पुष्टि कर दी। राजा दशरथ ने कहा कि इनके राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबु ही जब राम होई जुबराज। कोई मुहूर्त नहीं है, वही सुगंधिन है, वही सुमंगल है, वही मुहूर्त है जब राम राजा हो जाए। जब वशिष्ठ सरी के सिद्ध गुरु मुहूर्त निकालने में आनाकानी कर गए और वो बता गए, वो जानते थे, सर्वज्ञ थे, मंथरा ने वो कार्य किया, काया में माया समाहित हो गई और माया अपना काम साध करके लोप हो गई। तब ऐसी स्थिति में हम उसे कहें, गोसाई जी नहीं कहा ना, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, कुटिल कुचाली जान, तीय विशेष, उसमें भी नारी पे फिर एक बाण मारा, तीय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। ये बात कैकेयी के मुख से कहलाई, और कैकेयी का स्वयं का मातृत्व भ्रष्ट हो गया। राम लिखा ना मैथिली चरण जी ने, राम से सुत पर भी संदेह, भ्रष्ट हो गया मात्र स्नेह। साकेत में स्पष्ट रूप से लिखा मैथिली शरण जी ने। तब मेरे मन में आया, तुलसीदास बाबा को दया भी आई, पर एक वाक्य, एक शब्द में उन्होंने अपनी सारी बात को मंडित करते हुए मंथरा पर कृपा दिखाई। रामचरितमानस में वो लिखते हैं कि नाम मंथरा मंदमती, अब मंदमती लिख रहे हैं, चेरी केकई केरी, ये उसका परिचय हो गया। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, अयश पिटारी ताही करी। उसको अपयश की पिटारी बना करके गई गिरा मति फेरी। बस यहीं से मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैंने जो पहले छंद लिखे सिनाप्सिस की बतौर लिखा कि मंथरा तेरी वेदना असीम अपार है, ब्रह्म राम जितनी ही अपरंपार है, सहन शक्ति की प्रतिमा तुझे प्रणाम है, अपयश से तब जीवन का संग्राम है। क्या बात, बहुत सुंदर। चिर उपेक्षिता तू जग मंगलकारी, दिखलाया तूने सहनशील है नारी। नारी
तू विष पी पी कर भी मुस्काई, पर तरस न आया जग को थी तू दाई। रानी होती तो हर कवि छंद बनाता, क्या बात। साकेत सरी के काव्यों में दुलराता। दुर्भाग्य एक तो निर्धन, दूजे दासी, तीजे दशरथ के हेतु बन गई फांसी, चौथे राघव को तूने राम बनाया, बहुत सुंदर। पांचवें धरा का पाप नष्ट करवाया। इसलिए तेरे हित विष कवियों की वाणी, इसलिए काव्य से वंचित तू कल्याणी। पर मत रो, मैं तेरे लिए प्रभात लाया हूं, शतदल न सही पर मृषण पात लाया हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बताओ, मैं तेरे लिए प्रभात लाया हूं, शतदल न सही पर मृषण पात लाया हूं। स्वीकारो जो भी अर्घ्य चाहता हूं मैं, कविताओं के कानन में लाता हूं मैं। बहुत अच्छा है, था रामचरित मानस पे ये ऋण बाकी, बहुत सुंदर। सच्चाई मंथरा की न किसी ने आकी। इससे मैं वाल्मीकि तुलसी का वंशज, बहुत सुंदर। इससे मैं वाल्मीकि तुलसी का वंशज, गौरी शिव गजानंद की लेकर पदरज, यह ऋण समाज को लौटाने आया हूं। जैसा जो भी बन पड़ा साथ लाया हूं। स्वीकारो जो भी अर्घ्य चढ़ाता हूं मैं, कविताओं के उपवन में लाता हूं मैं। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। ऐसी बहुत सारी बातें, यहां तक कहा कि दासी के उच्च विचार नहीं हो सकते, वैतनिक कार्य उपकार नहीं हो सकते। बोलो सरयू के सिकता कण तुम बोलो, कविकुल गुरु वाल्मीकि यह नित्य नथी गुत्थी खोलो। रत्ना के पति तुलसी तुम कुछ बतलाओ, जग की आंखों का पर्दा आज हटाओ। दासी के उच्च विचार नहीं हो सकते, सच्चिदानंद आनंद कंद सुख राशि। शिव तुम्हें पूजते उनसे पूजती काशी, जग के अवलंबन शोभा धाम तुम्ही हो। शबरी जटायु केवट के राम तुम्ही हो। बहुत सुंदर। शबरी जटायु केवट के राम तुम्ही हो। क्या मेरे उच्च विचार नहीं हो सकते? क्या मुझे प्राप्त अधिकार नहीं हो सकते? बोलो सरयू के सिकता कण कुछ बोलो। अंत में एक बात मैंने कही कि अपना परिचय अपने मुख से ही तुम स्वयं ललाम दो। साध्वी इस युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत अच्छा। सर, आप उस समय कविता के मंच पर पहुंचे थे जब देश में कवियों का एक बड़ा स्थान था, लोग उन्हें सुनते थे और बहुत गंभीरता से, जैसा कि आपने कहा कितने लंबे समय तक कवि मंच चला है। आज भी आप कवि मंचों पर जा रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? कविता नदारत है। काव्य मंचों से कविता नदारत हो गई, चुटकुलों को कविता समझा जाने लग गया। शायरी में आज जो उर्दू शायरी में जो आज मुकाम है, वहां पर ना तो आदमी को ज्यादा पढ़ने की भूख है। एक मुशायरे में 32 शायर बुला लेते हैं वो, और 3 घंटे में 32 निपट जाते हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी खड़ा होता है तो अपनी एक गजल पढ़ता है, एक कथा पढ़ता है, 2-4 शेर पढ़ करके और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर एक कवि खड़ा होता है तो वो अपने आत्म परिचय में ही जो है वो शुरू करता है कि एक कुंडली सुन ले मेरे आत्म परिचय की, फिर मेरा ऐसा है, फिर मेरा वैसा है, और ये 3 चुटकुले, एक छंद। तो चुटकुलों पर आधारित हो गई। कुछ कवियों ने उसको इस कदर से व्यावसायिक किया कि चुटकुले को ही कविता समझा जाने लगा। हिंदी के अभाव में, अंग्रेजी के प्रभाव में हिंदी को जो नुकसान हुआ वो कवि सम्मेलनों तक पहुंचा। हास्य कवि
उस जमाने में कवि, चतुर्वेदी जी ने संस्मरण सुनाए थे, उसमें बताया था कि उस जमाने में जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें वीर रस का कवि होता था, श्रृंगार रस के गीतकार होते थे, हैं, करुण रस का कवि होता था, और एक कुल मिला के पूरे उसमें एक हास्य रस का कवि होता था। अब सारे रस गायब है, हास्य कवि सम्मेलन होता है और उसमें कविता नहीं होती। ये स्थिति में आज का कवि सम्मेलन आ गया। आपकी दृष्टि से क्या किया जाए जो कविता का वह सौम्य रूप मंच पर आ जाए? हिंदी के प्रति ना तो हमारे इस पीढ़ी के पालकों का प्रेम है, वो अपनी संतति को अंग्रेजी वर्णमाला सिखाने और अंग्रेजी पाठशाला में भेजने के लिए आदी हो गए, तो हिंदी तो उन्हें आती नहीं। हम अपने बच्चों से पूछे कि 59 क्या होता है, 58 क्या होता है, गायब है, तो वो नहीं बता पाता। तो हिंदी के प्रति जो रागात्मक वृत्ति है पारिवारिक रूप से समाप्त हुई है, उस पारिवारिक रूप से समाप्त होने वाली वृत्ति को डेवलप किया जा सकता है। ओम जय जगदीश हरे गाने के लिए जब खड़ा होता है, आरती गाने के लिए, तो बुजुर्ग लोग तो गा लेते हैं उसको और बच्चा देखता रहता है, क्या है। तो हमारे संस्कार में जो आई हुई बात थी वो टूट गई, और उसके टूटने का परिणाम है कि हम अपने बच्चे को नौकर बनाने के लिए अंग्रेजी तो सिखा रहे, लेकिन आदमी बनाने के लिए उसे उसकी भाषा नहीं सिखा रहे। अपने घर में मालवी बोली बोलते हैं, बहुत सारे सेठ सेठियाँ हैं ये जिनके यहाँ काई कुई की बात है, मालवी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं देश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो अवधी में संभाषण कर लेते हैं अपने घरों में, लेकिन वो बेटा जो है उनका पढ़ के आता है तो उनको बप्पा नहीं कहता, पापा कहता है, अम्मा नहीं कहता, मम्मी कहता है। ये संस्कार जो हैं जल से समाप्त हो रहा है, तो कविता आएगी कहाँ से? कविता को मार नहीं सकता कोई। जी जी जी। कविता कैसे मारी, कैसे जाएगी? बच्चा पैदा हो तो कविता गाई जाए, नामकरण हो तो कविता गाई जाए, मुंडन हो तो कविता जाए, नक्षेदन हो तो पहली बार जब उसे शहद चटाया जाए तब कविता गाई जाए, और मरण पर भी 100 साल के बाबा मर जाएं तो भी कविता ही गाई जाती। तो कविता के संस्कार को दूषित नहीं कर सकता, लेकिन सुनैयों का जो संस्कार है वो कहते हैं कि इसमें पूरे कवि सम्मेलन में एक आध गीतकार लिया, एक आध वीर रस का लिया, और बाकी सब हास्य रस के होंगे। फिर वो चाहे कविता जानते हो या नहीं हो, एक वो चला था लाफ्टर शो, उस लाफ्टर शो में चुटकुलेबाज जो हैं वो आज कवि सम्मेलन के मंचों के प्रथम श्रेणी के कवि हैं। कविता का ह्रास हुआ, कविता छंदों से निकल करके मुक्त छंद में आई, रिदम आया उसमें रिदम आया, वो पूछ गई। जिनमें रिदम नहीं आया वो विचार, वो क्या है? आज कविता उसी प्रवाह में बह रही है। बाबा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो बरसई बरी बारी विचारू, विचार जो है सोई कवच चिंता मणि चारु, काव्यम रसात्मकम वाक्यम। उस तुलना में जो कहा हुआ वाक्य है वो रस से युक्त हो। कविता के साथ कला भी है। अब उस कविता के कला को कलाकंद बना करके पेश करना, ये इस युग की रुचि हो गई। तो सवाल मैंने श्रद्धेय भरत भूषण जी से भी पूछा था, और यही पीड़ा उनकी भी थी जो अभी सर ने व्यक्त की है, और यही सवाल बालकर बैरागी जी से भी पूछा गया, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि जब सुनने वालों की सुनने की स्थिति ही नहीं रही तो कविता संप्रेषित कैसे हो? भाषा का स्तर ही नहीं बचा है तो फिर कविता जाए कहाँ? इसलिए अंततः कवि को कोई रास्ता, इसमें एक परिवर्तन हो रहा है जी राकेश जी। जी सर। परिवर्तन ये आया कि उस जमाने में हम जब नए कवि थे तो जाके मंच की किनार पे बैठते थे,
और आज जो आते हैं वो महामना पूरे ही तिलक होके आते हैं। वो खुद ही जाके बीच मसनद पे बैठेंगे, और मसनद पे भी नहीं, वो जो मसनद लगी है उसकी पीठ पे बैठेंगे। है उस जमाने में अगर हम बीच में आकर के बैठ जाएं तो हमारे बड़े कवि हमें डांट करके कहते थे कि औकात मेरे है। गिरवर सिंह भंवर के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो जितने नए, और हमने भोगा है, अरे यहाँ कैसे बैठे, इस तरीके से हकाल देते थे। है और आज महामना जो है वो कवि सम्मेलन को ही सर्वोपरि मानते हैं, साधना को नहीं। और बीच में बैठेंगे, आप कितने ही बड़ा कवि उनसे श्रेष्ठ हो, 50 साल की साधना वाला, वो कार्नर पे जाके बैठ जाएगा, पर वो बीच में फंसेंगे, क्योंकि उनके पास हास्य की पूंजी है, श्रोता उन्हें सुनना चाहता है। आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। ये बात बच्चन जी ने अपने संस्मरण में लिखी है। साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अधिवेशन है और बनारस में कवि सम्मेलन हुआ है। अध्यक्षता निराला कर रहे हैं और इस क्रम से बैठाला गया है कि बच्चन जी उनके समीप बैठ गए। तो लिख रहे हैं कि मैं इतना कांप रहा हूं आज कि क्या होगा, पड़ोस में निराला बैठे हुए हैं। जब मैं कविता पढ़ने लगा तो मुझे लगा कोई हाथ आया है पीठ पर। मैंने जब घूम कर देखा तो निराला का हाथ था और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हो। उनका वो वाक्य था कि मुझे रोना शुरू कर दिया। मैं संभाल ही नहीं सका कि कवि होने का प्रमाण आज मुझे मिला है, क्योंकि निराला ने मुझे कविता का प्रमाण दिया है। तो ये वरिष्ठ का जो हाथ होता है वो इस तरह से ही आना चाहिए, खींच कर लेना ठीक नहीं है। सर, आपने मुक्त छंद कविता की बात की है और आप जीवन भर छंद से जुड़े रहे। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैंने भी लिखा। सुनाए सर कुछ। मैंने भी लिखा, कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोए हैं। भावों की खेती है, मन ही मन सेती है, खेती है खेती। बहुत सुंदर, अच्छा है। आपके समय में ही एक आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन हुआ, जलवादी आंदोलन आए, कविता ने रूप रंग बदला और कहते तो ये है कि कविता को महलों से निकालकर झोपड़ी तक लाने का आंदोलन ने काम किया। बहरहाल, आप इन संपूर्ण वादों को किस तरह से लेते हैं? मुझे लगता है कि आपने गीत भी इस पर लिखा है। यदि आप सुना सके तो कृपा होगी। सच्चा तेरा उपनयन संस्कार नहीं है। शीर्षक है बस तुम गाओ। स्वागत है। कल्पना कुमारी को ब्याहो सुभाव संग। अच्छा है। कल्पना कुमारी को ब्याहो सुभाव संग, कविता को पटको मत वादों की कारा में। बहुत अच्छा है। जीवन गंगा की गति को ही कहते कविता, उसको बहने दो तुम उसकी ही धारा में। बहुत अच्छा, अच्छा। कवि का घमंड कविता का विषय नहीं, साथ ही निश्चलता मत बांधो छल में। कविता का चिर अम्लान सुरभित यौवन सदियों तक महका करता पल पल में। जितनी नवीनताएं जन्मी जग में, जो ग्रहणशील थी वो सब ग्राही हुई। कर्ता के अथक परिश्रम के सन्मुख कठिनाई सुलझ सुलझ संभाव्य हुई। मानव समाज के हित जो साहित हो जी, जग पूजित हो सच्चा साहित्य वही। दो क्षण में खिलकर जो मुरझा जाए, वह नश्वर है कहलाता नित्य नहीं। बहुत अच्छा। भूले पंथी को राह दिखाई दे,
प्यासे को तृप्ति मिले जिसे पाकर, थक जाए आंसू बहते विरही के, पा जाए निराशा त्राण जिसे पाकर, शोकाकुल को जो शोक रहित कर दे, जिसकी खुशबू से महक उठे उपवन, श्रृंगार वही जो कभी न मुरझाए, वह काजल जो खुद बन जाए चितवन। अपने मत को मनवाने की अभिलाषा निर्माण नहीं पाखंड कहती है। बहुत अच्छा है। अचकचा जाए चाहे समाज दो पल, आखिर एक क्षण छलना गल जाती है। सारे समाज के सिर चढ़ जो बोले, हर मन जिसको सहर्ष स्वीकार करे, कविता नव कविता या कि अकविता हो, वह कविता जो सच का श्रृंगार करे। बहुत अच्छा है। तुलसी, कबीर, सूरा, मीरा, गालिब किस दिन विज्ञापन छपवाने आए, बहुत अच्छा है। किस दिन बाजार लगाकर छंदों का अपनी विशेषता समझाने आए। जो पीट रहे डंका विशेषता का, वह सत्य नहीं है, मात्र प्रदर्शन है। सत्य तो स्वीकृत हो ही जाता है, छलना पूजन में आती अड़चन है। यदि झूठी चमक प्रभाव जमा भी ले, वो क्रमशः ढलते ढलते ढल जाती। सूरज पर अगणित बदली सूरज पर अगणित छा जाती बदली, पर तीक्ष्ण ताप को छूकर गल जाती। कीचड़ उछाल हीनता न दिखलाओ, शाश्वत स्थिति जग के सन्मुख खोलो। किसमें गौरव गरिमा और जीवन है, निर्णय देगा समाज, तुम मत डोलो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कहने को पैदा हुए धरा पर तुम, भाई निज मस्ती में कहते जाओ, कागा कोकिल में कितना अंतर है, निर्णय देगा समाज, तुम बस गाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। एक रूप आपका कवि का, रचनाकार का है, दूसरा रूप आपका राजनेता का है। राजनीति में पदार्पण किया, गुरु कौन थे? गुरु तो गोलवलकर ही थे। मुझे मैं 13 साल की उम्र में संघ का स्वयं सेवक हुआ, संघ की सेवा में लगा रहा। मुझे नहीं मालूम, हमारे प्रधानमंत्री जी के पड़ोस में उस समय एक महान व्यक्तित्व रहा करते थे, जिनका नाम था पंडित रामनारायण शास्त्री। बहुत बड़े विद्वान और बहुत श्रेष्ठ वक्ता, और उसके साथ साथ साक्षात धन्वंतरी थे वो। उनके सानिध्य में बैठने का अवसर आया, उनके बौद्धिक सुनने का अवसर आया, और वो साहित्यकार भी थे। उनकी किताब लद्दाख का लहू, और उसमें हम लोग, मैंने उसके उद्घाटन सत्र का संचालन किया वीर सार्वजनिक वाचनालय। उनकी संगत में रह कर के मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया। गोकुल दास भूतड़ा, उत्सव चंद कोलवार, लालचंद मित्तल, राजेंद्र धारकर, नारायण राव धर्म, ये हमारे उस जमाने के कुलपति सरीसी हुआ करते थे। वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम करते थे, और इस सब लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से अपने स्वयं सेवकों को सतपथ पर चलने की प्रेरणा दी जी, उसने मुझे प्रभावित किया। धर्म भावना घर से ही सीख करके आया था। मेरे यहाँ पूजा पाठ है और राष्ट्रभक्ति है की भावनाएं थी। मेरे पिताजी जो थे सन 32 के आंदोलन में जो कविताएं पढ़ते थे वो बहन हो गई जी, पकड़े गए वो। तो भाव तो मेरे वैसे थे ही, संग हो गया। इसी बीच में वो एक चुनाव आया, मैं जानते ही नहीं था कि चुनाव क्या है। गोकुल दास भूतड़ा ने मुझसे कहा, सोचंजीत ने कहा कि ये पर्चियाँ हैं, इस पर सबके नाम लिखना है, और ये लिस्ट है, नाम देख देख करके लिख लो, ये तुम्हारे मोहल्ले के ही नाम है, ये फलाने चाचा हैं, ये फलानी भाभी हैं, उनका है। तो नाम की पर्ची लिखी, बोले अब इनको बांटी आओ। जी जी। तो हम 4-5 बच्चे जो थे वो पर्चियाँ लिखते
और बांटना शुरू कर दिया। उस पे दीपक का निशान बना जी, होता जी, था। दीपक का, जनसंघ का। हम बांटने जाते, मुस्लिम बस्तियों में जब बांटने गए तो उन्होंने हमें धकेला। अच्छा। हाँ, घर में नहीं घुसने दिया, घर धकेला। कई ने तो पटक ही दिए, लेकिन ठीक है हमने आके कहा, बोले ठीक है उसके यहाँ मत जाना, दूसरे घर में चले जाना। वही समझा दिया। वो पर्चियाँ बांटते रहे। फिर पता लगा उस जमाने में जो पहला चुनाव हुआ था तो भारतीय जनसंघ को 2 सीट मिली। 2 सीट मिली भारतीय जनसंघ को। 1 सीट पंडित राम नारायण शास्त्री की मेरे वार्ड से, और 1 सीट रामबाग से की बेसाख है। 2 सीट मिली। 2 सीट का दिया जला। और फिर जब जिस दिन भारतीय जनता ये जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस दिन इंदौर का सबसे लोकप्रिय अखबार था वो इंदौर समाचार, खूब चलता था वो। तो इंदौर समाचार में ये लिखा, उसमें कितने लोग थे? 23-24 लोग थे। उसमें उसने हेडिंग डाला, चाय की प्याली में तूफान। हंसी उड़ाई खूब कि ये क्या करेंगे क्या करेंगे, एक दिए की बत्ती लेकर के घूम रहे। आज वो दिए की बत्ती का प्रकाश जो है सर्वत्र दिखाई देता है। उन दिनों यहाँ पर शास्त्री जी के पास में गुरुजी आया करते थे। हाँ, सदाशिवराव माधवराव गोलवलकर जी गुरुजी के नाम से ही जाने जाते थे। वो आया करते थे, तो उनकी संगति में बैठने का अवसर मिला। वो साहित्यिक पुरुष थे, साहित्य की उनकी अनुभूति थी, उनका बहुत अच्छा योगदान। उनके पास बैठ बैठ करके वो रंग गाढ़ा हो गया। परिस्थितियां घर की खराब थी, तो मैट्रिक करके नौकरी में लग गए। नौकरी भी मास्टरी की, लगे रहे। नौकरी में लगे लगे पहला अपॉइंटमेंट कलाल कुई पर, ये जूनी इंदौर कलाल कुई पे हिंदी मिडिल स्कूल नंबर 3 में हुआ। 3 से ट्रांसफ़र हुआ तो 4 में हो गया। वो घर के नज़दीक था, ये थोड़ा दूर था, वहाँ था। उन दिनों राजेंद्र धारकर जी का और उनके बीच में चुनाव चल रहा था, बाबूलाल जी पाटोदी के बीच में। वो दोनों एक दूसरे के विरोध में। बाबूलाल जी पाटोदी जो थे सर्वमान्य नेता थे और भले आदमी थे। मैं स्कूल से आ रहा और मल्लार वो कसेरा बाजार के चौरस्ते पर एक कारखाना टूटा था। उसके टिगड्डे पे, आपके मकान के वहाँ पे वो कारखाना टूटा था ना, सामने वाला, उस कारखाने में सभा हो रही। उस सभा में राणा राम प्रसाद यादव हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो भाषण कर रहे। मैं उधर से आया तो गोकुल दादा इधर उधर देख रहे थे। मेरे को, कहाँ से आ रहा है? मैंने नौकरी करके आ रहा हूँ। अरे बोलो यार देख तो ये 1 घंटे से बोल रहा और एक एक बात को 4-4 बार बोल गया। अब यहाँ पे कोई है नहीं, अभी धारकर जी भी नहीं आए और दूसरे नेता नहीं आए, तू एक आध कविता सुना दे, भाषण कर ले। मैंने ताला लगाया साइकिल में, चालू हो गया, कविता भी पढ़ दी, थोड़ा बहुत जो बोलना था वो बोल दिया। चुनाव में धारकर जी का निपटना जरूरी था, वो निपट गए हैं। 1 आध महीना गुजरा होगा, मैं स्कूल में पढ़ा रहा तो चपरासी आया, बोले सर। मैंने कहा हाँ तिवारी जी क्या बात है? बोले वो कौनो लिफाफा आया है आपके नाम का, हेड मास्टर साहिब आपका बुलाए रहे हैं। मैंने कहा ठीक, मैं आता हूँ ये पीरियड समाप्त। बोले नहीं नहीं भाई आपका बुलाए रहे। मैं चला गया। मैंने पीला लिफाफा है कहा? तो बोले हाँ पीला लिफाफा। मैं समझ गया ये पीला लिफाफा यहीं से आता है क्या, शिक्षा विभाग के कार्यालय से। पीला लिफाफा आ गया, उसमें ट्रांसफ़र हो गया। मैं ट्रांसफ़र हुआ तो खरगोन जिले के बिष्ठान में, एक बिष्ठान गांव है, मैंने आज तक नहीं देखा उसको। हाँ, तो मैं गया तो मेरे परिचित थे, आचार्य साहब थे वहाँ पर, जिला शिक्षा अधिकारी होते थे, विजय वर्गीय साहब थे, शंकर लाल जी। मैंने कहा सर ये
अरे बोले सत्तन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुमने बहुत गलत काम किया। अरे मैंने सर गलत काम तो मेरे साथ हो गया, ट्रांसफ़र करना था तो कर दिया, पर वो बिष्ठान भेज रहे हो, अब मैं क्या करूँगा, आपने जिला ही बदल दिया। अच्छा हाँ ये गलती हो गई, अब तुम निमाड़ जिले में 2 रोज़ बाद आना। मैं 2 रोज़ बाद गया तो दूसरा ट्रांसफ़र धार जिले में दे दिया उन्होंने मुझे, गुनावत। तो उन्होंने उस क्लर्क को बुला के डांटा, बोले तुमसे कहा था ना कि इसका इंदौर जिले में करने आए, चले जाओ बेटा, तू 2 दिन बाद आना। मैं 2 दिन बाद गया तो उसने मुझे तीसरा ऑर्डर दिया, इंदौर के गौतमपुरा में रलायता, ग्राम रलायता। मैंने कहा ये रायता अपने से नहीं पिया जाएगा। हाँ कैसे ये रलायता गाँव जाऊंगा मैं, मेरे को स्टोव जलाते नहीं आता, आटा गूंदते नहीं आता। 224 रुपये मिलते थे, 90 ढाई 170 की ग्रेड का मास्टर था, मिडिलची मास्टर जिसको कहते हैं, वो 90 ढाई 170 की ग्रेड का गया। और उन दिनों मैं कवि सम्मेलन करने लगा था, तो मुझे कवि सम्मेलनों में 2-3 कवि सम्मेलन मिल जाते थे, तो वो 300-400 हो जाते थे वो कवि सम्मेलन में मिलने वाली राशि। तो मेरे को था कि ठीक है अपने को तो कविता ही पाल लेगी यार, मैं इस्तीफा दिया है, मैंने ये लो इस्तीफा, मेरे को नहीं करना नौकरी। एक दिन मैं अखाड़े से निकल के आ रहा था और पाटोदी जी उनकी दुकान से आ रहे, मैंने गजानन जी के दर्शन करके जो मुड़ा तो पाटोदी जी बिल्कुल उधर आए। काका जी प्रणाम। अरे को पहलवान क्या हाल है तुम्हारे? मैंने वही जो तुमने कर दिए। तो बोले कर दिए मतलब? मैंने हमारा ट्रांसफर हो गया, हमने नौकरी वोकरी छोड़ दी। तो बोले हमारे स्कूल में नौकरी करेगा, कल सवेरे घर आ। और देख यार वो ये कपड़े पहन के मत आ जाना, ये लाल वाल कपड़े तेरे ये हैं। ठीक, मैं दूसरे दिन गया, वो मंजन कर रहे थे, उन्होंने मुंह धोया और एक वो पुराने ज़माने में चक्की पे आटा पिसाने जाओ तो एक वो इतनी सी चौकोर चिट्ठी पे वजन लिख देता था वो हैं, ऐसे उनके यहाँ पे वो आपने देखा होगा, और जो ऐसे उनके यहाँ पे वो चिट्ठियाँ टंगी थी, तो उन्होंने एक उसमें से खींची और उस पर लिखा श्री चक्रवर्ती ज्वाइन करें, और बा पाटोदी लिख के दे दिया। मैं गया वहाँ पे, प्राचार्य को दी चिट्ठी। मेरे को देखा, मैं उनके स्कूल का उन्हीं के छात्र था पहले। इस पे नाम लिख दो अपना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिख दो। ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी। मैंने क्या मैं जाऊं सर, कल से आ जाऊंगा? तो बोले अच्छा इतना भी वो एक चिट्ठी पे अपॉइंट। मैंने क्या इतना क्या, मैं आपको वो सारे पत्र ला के दूंगा, अपने सर्टिफिकेट और ये और वो जितना भी है, ज्वाइनिंग आज कर लेता हूँ, कल दे। ऐसी नौकरी छूटी इस राजनीति के उसमें। फिर वहाँ पर उन्होंने नौकरी दी बाबू काका ने, और मैंने वहाँ 16 साल काम किया। विधायक किस सन में हुए? बस वो स्कूल छोड़ा, वैष्णव स्कूल 80 में जब नई पार्टी बनी, जनता पार्टी जीत गई। हमारा जनसंघ जो था वो जनता पार्टी में मर्ज हुआ, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर मधु लिमिये और मधु दंडवते नाम के 2 महानुभावों ने जो तमाम सारी लीला करी कि या तो संघ में रहो या भाजपा हमारे साथ रहो, संघ का साथ छोड़ो। हमारे नेताओं ने कहा कि हम संघ का साथ नहीं छोड़ेंगे, संघ हमारा अभिन्न है, हम संघ के अभिन्न है, हमारा संघ ने तो हमारा निर्माण ही किया है। उस बात पे पार्टी टूटी। हमने जनता पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया तो 80 में चुनाव हुआ, 80 में पार्टी बनी और चुनाव हुआ तो समस्या कि कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा। मुझे बुलाया, अटल जी आए, दौरे पे थे, इंदौर आए, पूछा क्या है स्थिति, क्या है। तो मैं माणिक चंद जी वाजपेयी के साथ स्वदेश में लेखन किया करता था, 3 कॉलम लिखता था मैं वहाँ पे बैठ कर के। एक
झूठी कलम, टूटी कलम से झूठी बातें। दूसरा कॉलम था ये वतन की राह में, और एक देख कबीरा रोया। ऐसे 3 कॉलम में लिखता था उसमें। तो उन्होंने कहा ये लड़का है जो है यही चुना लो। तो मैं तो उनकी सभाओं में कविताएं पढ़ते ही था, तो जानते ही थे मुझको। बोले कि को कवि आज? मैंने क्या साहब क्या हुक्म? बोले कि हुक्म यही है कि कुछ लोगों ने हमको छोड़ दिया है, हमने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, तुम कहाँ हो? तो मैं बिल्कुल मुंह फट की तरह बोला, हम के साहब हम तो माइलस्टोन है, जहाँ ठोक दिए गए वहीं ठुके। तो बोले अब तुम भी कुछ छोड़ दो। क्या छोड़ें? बोले नौकरी छोड़ दो, चुनाव लड़ो। मैंने कहाँ से? बोले ये 1 नंबर से। 7,000 वोट मिलते हैं, जमानत जब्त होती है। अभी पिछली बार उत्सव चंद जी की हुई है, धार चंद जी की बच गई है। अभी उत्सव हुई ना, उत्सव चंद जी की अपने क्षेत्र में। तो बोले हमें मालूम है, हमें 7,000 वोट से मतलब नहीं, हमारे वोट कितने बढ़ते हैं इससे मतलब है। और सबकी ऐसी इच्छा है कि तुम चुनाव लड़ सकते हो। फिर छोड़ दी नौकरी, चुनाव लड़े, हार गए। हार नहीं था, और उससे हारे जिसको हमने 4 नंबर में पढ़ाया था। उस विद्यार्थी से चुनाव हारे जिसको हमने 4 नंबर में पढ़ाया था, उस व्यास को। वो लड़का हमसे जीत गया। हाँ, आज जो हमारी स्थिति देश में है, उस समय हम जो आज कांग्रेस की स्थिति है उस समय हमारी थी। आज कांग्रेस की वो स्थिति है जो हमारी उस समय थी है आज। तो चुनाव हार गए। वो लड़का दुर्गुणी था, मद्यपान करता था। वो मद्यपान करने में एक्सीडेंटल मारा गया, 1 महीने में ही हो गया वो। और 6वें महीने फिर चुनाव हुआ। जितने से हारे थे उतने से जीत गए। हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनके साथ, वो आपके साथ सभाओं में गए हुए हैं, कोई स्मृति है? कौन? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे थे, तब हम सभाएं करते थे। मैं सांवेर में, बेटमा में, गौतमपुरा में मेरे साथ नरेंद्र मोदी ने भाषण किए हैं। यहाँ पर हमारे अधिकारी कहते थे, हाँ मोदी जी सत्तन जी की सभाएं तुम भी बोलना। अच्छा। हाँ, मोदी जी जाते थे, बोलते थे। मेरे पास उस जमाने के फोटो हैं। प्रकाश सोनकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलने गए तो हम और प्रकाश बिल्कुल आगे बैठे और वो पीछे बैठे मोदी जी हैं। अब हम सब उनके पीछे और वो आगे बैठे। सर, इस समय हम चाहेंगे कोई एक कविता आप पाठ करें, इसके बाद मैं मंच को दूंगा, श्रोताओं के पास में जाएंगे। कोई आपकी स्मृति में जो सबसे अच्छी कविता आप समझते हैं? मेरे अपने अंतर मन की कविता तो एक ही है भाई। अच्छा, अरे वाह। हाँ, शास्त्र के साथ नहीं, इंदौर में जब मैं विधायक बना उसके पहले किसी को ये अवसर नहीं मिला। सुपले साहब, तो ये पहला नारियल तो मेरे को ही समर्पित हुआ। मैं पहला विधायक बन करके पूजा। उस्ताद ने बिल्कुल ठीक बताया। हाँ? यह विरासत के अंदर काव्य रचना वगैरह ये मिली, वैसे ही इनके पिताश्री जो थे छुट्टन उस्ताद के नाम से पश्चिम क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध थे और हजारों बच्चों को उस टाइम पे सत्य कला की विद्या देते थे। हम भी उनके शिष्य रहे और इसी के मेरे पिताजी से आपने भी शस्त्र कला की बहुत अच्छी परीक्षण लिया और उसके बाद में जब अखाड़े निकलते थे तो हर चौराहे पे जहाँ भी इनकी फेंक होती थी तो लोग मल्लागन से चलते थे तो आखिरी टाइप चलते थे कि इनकी फेंक का समय कब आए और कब हम दिखें। तो इस पर भी आप थोड़ा इनसे बोलिए।
पुस्तक जो है ये इस पुस्तक का शीर्षक गीत स्वागत है। मन मालव का, इस मिट्टी के प्रति समर्पित गीत है वो। जी स्वागत। इसके मैंने 5 गीत मालव पर लिखे, जिसका ये पहला गीत मालव पर है। उसका शीर्षक है भारत माँ का मन मालव। इस पुस्तक का भी शीर्षक मन मालव है। उस में मैंने लिखा कि भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। यह मालव है जहाँ की खेतों में हरदम गुता कंचन। यह मालव है सांस सकारे जहाँ सत्य बनाता सपन। यह मालव है जहाँ की खेतों में हरदम उगता कंचन। यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यही मालवा जहाँ नर्मदा हर हर घोष गुंजाती है। यही मालवा जहाँ किरण क्षिप्रा में नित्य नहाती है। यही मालवा जहाँ सुदामा को कान्हा का प्यार मिला। यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। मेघदूत को पाती देने का गौरव इसने पाया। दुनिया को एक थाती देने का गौरव इसने पाया। सिंहासन 32 की गाथाएं इसकी हैं न्यारी। वीर विक्रमादित्य सूरमा की भी गाथाएं प्यारी। खेतों खलिहानों में लोक गीत की धुन बजती रहती। गांवों में चौपालों पर नितनों में फिर सजती रहती। रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। प्रकृति का यौवन मालव, संस्कृति का जीवन मालव, भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। जहाँ त्याग ने जन्म लिया है, यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दंभ यहाँ झुक जाता है। मेरे मालव को छूकर खुद कर्म धन्य हो जाता है। जनहित में माता ने दी है यहाँ पुत्र की कुर्बानी। आंसू तक न गिरा आंखों से सती सी रानी। इसकी तलवारों के पानी से दुश्मन थर्राया था। हर हमलावर ने इसके कदमों में शीश झुकाया था। मानसून की बौछारें इस पर जीवन बरसाती हैं। हर पूनम की रात चांदनी से इसको नहलाती है। फूलों पर मंडराते मधुकर हौले हौले कर गुंजन। उषा काल में खिल जाते हैं कमल किरण का पाचुंबन। प्रात दोपहरी जब संध्या को करने लगते आलिंगन, तब शबे मालवा की छा जाती है लेकर के रसवर्षण। तब कंता की बाहों में कांता सपनों का संसार लिए, पुलक भरी झूलती प्रफुल्लित मन में अतुलित प्यार लिए। कहीं कोई कवि गीतों के गजरों से सजा रहा यौवन, प्रियतम के द्वारे कपोत कामिनी का दुख करते वर्णन। जीवन का जीवन मालव, यौवन का यौवन मालव, भारत माँ का मन मालव। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं। सांझ सकारे नवमंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस उपवन में खिली हुई तुम देख रहे जो हरियाली, श्वेत सींच कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। आल्हा ऊदल की ललकारों की वह जोशीली बानी, मीरा के अमृतसर दास कबीरा के पद निर्वाणी। शिवालयों पर और चरखों पर नित प्रति दोहराए जाते रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है। क्षीण पीन पयोधर क्षीण कटी की क्या बाकी अंगड़ाई है। सावन सी हरियाली देता यहाँ प्रिया का आमंत्रण। मेघदूत हो जाए भ्रमित, ऐसी है गौरी की चितवन। सुंदरता की सुंदरता साकार यही होने पाई। रूप नायिका का लग करके सब उपमाएं शर्माई। लज्जा से हो लाल प्रिया जिस क्षण बाहों में आ जाती। जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती। सांसों की सिहरन मालो, भारत माँ का मन मालो। आखिरी चरण उसका कि जहां प्यार को प्यार मिला हो, जहां
प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो, कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, यहां नारियां तक हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहां दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये, जिसके शाख पात कण कण तृण में प्राण समाये हों, जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हों, जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया, जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर ना वार किया, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है, जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है। उस मालव से हे परमेश्वर, मत मुझ कवि को बिछवाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालव, मात पिता गुरुजन मालव, भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण। निवेदन करता हूं कि आपको जो सन्निधि मिली, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की सन्निधि मिली, दिनकर जी के साथ में आपने कविता पाठ किया। ऐसे ही बोल दो। इस दिनकर जी के साथ में आपने कविता पाठ किया? हाँ, सुमन जी के साथ में अनेकों कवि सम्मेलन किए सुमन जी के साथ। सुमन जी के इस कविता पर सुमन जी ने कार्तिक मेले का कवि सम्मेलन न्योछावर कर दिया। श्री कृष्ण सरल ने मालीपुरे में मेरी भगत सिंह कविता पर ये कह करके मुझे मेरे सिर पे हाथ रख दिया, ये भगवान ने बुलाया, इस बात को आपने पूछ लिया तो बताता हूं मैं। उन्होंने ये कहा पंडित जी कि मैं अपने पूरे भगत सिंह काव्य में जो प्रभाव नहीं पैदा कर पाया, इस लड़के ने अपनी एक कविता में पैदा कर दिया। इस भगत सिंह में मैं अपना पूरा काव्य इस पर न्योछावर करता हूँ। आदरणीय सरल जी ने इतना लंबा आशीर्वाद दिया, सुमन जी ने पूरा कवि सम्मेलन न्योछावर किया। बोले कवि सम्मेलन तो चलेगा, लेकिन मेरा आज की रात ये कहना है कि आज के इस कार्तिक मेले के कवि सम्मेलन में इससे अच्छी कविता नहीं। हाँ, सुमन जी संचालन करते थे। हमारे यहाँ प्रेमी जी संचालन किया करते थे, एक जमाना था हरिकृष्ण प्रेमी संचालन किया करते थे। डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जो है कवि सम्मेलनों का संचालन किया करते थे। अभूतपूर्व तरीके से डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास किया करते थे। CN उपमन्यु साहब भी किया करते थे। जी सर। अभी आपने दो अपने ये बात बताई कि कविता जो है मंचों से गायब हो रही, उसका मंच में कविता नहीं चुटकुले रह गए। जी, मुझे लगता है कि जो दो आपके सक्रियता वाले क्षेत्र थे, कविता वाले का मंच और राजनीति का मंच, राजनीति में भी लोग कहते हैं कि अब इस तरह की संभावनाएं खत्म हो रही जैसी पुराने ज़माने में बड़े नेताओं के साथ हम लोग देख चुके हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये दोनों ही धरातल पर आप आगे की ज़माने में आज, क्योंकि दोनों ही आपका स्वयं का भोगा हुआ क्षेत्र है, तो आगे के ज़माने में हम लोगों को ये बताएं कि आप कैसा देखते हैं, आगे भविष्य क्या है। क्योंकि कविता के लिए जो मुझे लगता है कि शहरों में तो हिंदी कविता नहीं है, लेकिन गांव में मुझे बहुत संभावना साहित्य की और कविता की दोनों की दिखती है। क्योंकि जो कवि लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी उभर के आती हैं जो कभी कभी चमत्कृत करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि राजनीति का, आपकी जिस ढंग से देखते हैं राजनीति और कविता दोनों ही का भविष्य समाज में किस तरह से देखते हैं? राजनीति आज के युग में वही करने में सामर्थ्यवान है जिसके पास टके।
केवल चारित्रिक मेरुदंड को लेकर के यदि राजनीति के मैदान में कोई सचरित्रवान आदमी आता है तो वह उसके लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। साहित्य में ठीक वही गति है कि जो चारित्रिक मेरुदंड लेकर, जो भाषा के ज्ञान को लेकर, जो काव्य के ज्ञान को लेकर कविता के मंच पर आता है, उसकी पूछ परख कम है। और वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि एक कवि सम्मेलन में 4 तो कवि बुलाए जाते हैं, एक आध वीर रस का, एक आध करुण रस का, एक आध तो, और बाकी जो 4-5 होते हैं वो सब हास्य के होते हैं। हास्य के और बड़े बड़े गीतकार जिनका नाम जो 4-4, 5-5 लाख रुपया पेमेंट मांगते हैं, वो एक गीत सुनाने से पहले एक गीत के पहले छंद में 4 चुटकुलों का छोक लगाते हैं, फिर उसके बाद एक छंद पढ़ते हैं, और जब छंद पढ़ते हैं तब जाकर के दूसरे 4 चुटकुले सुना करके दूसरे छंद पर आते हैं। एक गीत को सुनाने में पूरा पौना घंटा ले लेते हैं वो, जो 4 ही चरण का गीत है वो, लेकिन उसमें 16 चुटकुलों का बघार लगता है। तो जो कवि सम्मेलनों की स्थिति है वो श्रोता पर और आयोजक पर निर्भर है, हम पर नहीं है। हम पर निर्भर है तो हम हिंदी साहित्य समिति में बैठ करके अपने भावनाओं को बैठ करके आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके, या अपने अपनी तकलीफें गिना करके, या अपनी अपनी आपत्तियां जता करके अपने हिंदी प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। वहाँ तो खुला मैदान है, खुला मैदान में जो ज़्यादा तालियां बटोर रहा है वो श्रेष्ठ है, जो ज्यादा तालियां बटोर रहा है उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। कविता को सुनने की, गजल सुना रहा है आदमी और सामने से बैठ के कहता है कि अच्छा यार एक आध गजल सुना दे, तो अभी उसने कहा है कि मेरा अभी जो सुनाई वो गजल ही थी। तो इस स्तर का श्रोता जब आपके सामने आएगा तो आपकी भावाभिव्यक्ति से जुड़ करके वो अपने को सफल काम कर पाएगा क्या, या आप अपने आप को सफल काम कर पाएंगे क्या? आपको तो युग के अनुरूप बहना पड़ेगा। हास्य हो अशिष्ट नहीं हो, लेकिन आज अशिष्ट हास्य जो है वो ज्यादा लाभकारी। चुटकुला जो आज अखबार में छपा कल छंद में आ जाता है, और इस क्षमा करेंगे मुझे, इसकी शुरुआत हाथरस से हुई। 6 पंक्तियों में जो आया उससे लोग प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हुए कि काका हाथरसी जी उस जमाने में 700 रुपया पेमेंट लेते थे। यहाँ रौप्य महोत्सव हुआ था ना हुकुमचंद मिल का, उस रौप्य महोत्सव में काका हाथरसी भी थे, और इंदौर का एक शायर भी था जम्बूर नाम का, है जम्बूर नाम का। काका हाथरसी 700 रुपए के पोएट थे, जम्बूर साहब 31 रुपए में अटैच थे। लेकिन जब कवि सम्मेलन हुआ तो वो 31 रुपए का शायर 700 रुपए के कवि पर भारी पड़ गया, क्योंकि वो कविता के साथ साथ बात भी कहता था, हंसाता तो था लेकिन उसकी बात कहने का तरीका था उसके पास। उस जमाने में गिनती के ही हास्य कवि बुलाए जाते थे, एक पूरे कवि सम्मेलन में एक ही होता था जैसा मैंने बतलाया। मेरी तो एक जिज्ञासा है, और क्योंकि मैं अभिभूत हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ खाते क्या है। इसलिए कि जो विलक्षण स्मरण शक्ति है आपकी और ज्ञान है, और जिस तरीके से बिना प्रयास के आप इतना धारा प्रवाह बोलते हैं, सुनाते हैं, तो ये इसका संबंध हृदय से है या इसका संबंध मस्तिष्क से है या कोई ईश्वर प्रदत्त गिफ्ट है, क्या है? आप किस तरह से इसको सोचते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ।
मेरे पल्ले नहीं पड़ी आपकी वो बात। ये कह रहे हैं कि आप जब कविता सुनाते हैं फ्लो में, तो इसका संबंध आपके हृदय से है या मस्तिष्क से है? या इनका मूल प्रश्न ये है कि आप खाते क्या हैं? जिसकी वजह से ये विलक्षण गुण आप में आया है, या ईश्वर प्रदत्त देन है, ये मेरा। दादू मन, वचन और कर्म जी, तीनों की संयुति ही एकाग्रता है। और एकाग्र होकर के किया जाने वाला कोई भी कार्य आत्मा को भी सुख देता है और परात्मा को भी सुख देता है। जब आप अपने में डूबोगे, कविता अगर आपसे लिपट गई तो समाज आपसे जरूर लिपट जाएगा, उस भाव से जरूर लिपट जाएगा, श्रोता आपका हो जाएगा। ये मैंने सुमन जी से सीखा। सुमन जी जिस वक्त कविता पढ़ते थे तो उनका जो अंदाज होता था तो ऐसा लगता था जैसे शेषनाग के सारे फण झूम झूम के चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, कई बार देखा होगा, है? बस एक ही कसर थी उनमें कि उनको 10 मिनट का समय दिया जाए तो वो 100 मिनट बोलते थे। है? लोग, ये स्थिति थी सुमन जी की, उनके पास ज्ञान की प्रचुरता थी, तो वो सारा का सारा एक साथ परोस देना चाहते थे। सरोज कुमार ने तो कविता लिखी उनके खिलाफ कि सुमन जी बोल रहे हैं, सुमन जी काव्य पाठ कर रहे हैं, श्रोता तालियां बजा रहे हैं, सुमन जी और तालियों पर झूम रहे हैं। सरोज कुमार की कविता है और श्रोता उठ करके जा रहे हैं, सुमन जी फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। पूरी कविता है सरोज भाई की। प्रभु जी, ये अंतिम प्रश्न, इसके बाद गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आभार। कविता आज मंच और पुस्तक से निकल के सोशल मीडिया में चली गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक आदि ऐसे माध्यम आ गए हैं जहां की लोग अपनी रचनाओं को डाल रहे हैं, जिससे भाषा भी प्रदूषित हो रही है। आप इस चलन को किस रूप में देखते हैं? कविता कहां जा रही है? कविता तो कविता ही है, कहीं जा नहीं रही है। वो उस माध्यम से उन लोगों तक पहुंच रही है जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं। ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर छपने वाली या दिखाई पड़ने वाली, पढ़े जाने वाली जो कविताएं हैं, उन पर टिप्पणियां आती हैं। उन पाठकों की टिप्पणियां आती हैं जिन्होंने उसे पढ़ा है, जिनकी उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती। एक गजल या एक गीत या एक कविता अगर उस व्हाट्सएप पर आ गई है या उस फेसबुक पर आ गई है तो उस पर अधिक से अधिक 100 श्रोताओं ने उसको पढ़ लिया, पाठकों ने उसे पढ़ लिया और अपनी टिप दे दी। अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो बुरी। तो ये प्रगतिशीलता का, अखबार में कविता जो है छपने के चांसेस नहीं रहे और अखबार वाले कविता छापते नहीं, तो वो एक नया माध्यम आ गया, उनको एक नया प्लेटफार्म मिल गया। उस नए प्लेटफार्म से वो अपने नए श्रोताओं को तैयार कर लेते हैं और अपने आप को परिचित करा लेते हैं। आप देखो तो किसी व्हाट्सएप को उठा करके देखो, किसी फेसबुक को उठा करके आप देखो तो उसमें बहुत सारे समाचारों के साथ कविताओं की तादाद ज्यादा है और लेकिन उस पर आने वाली टिप्पणियों की तादाद कम है। इसका अर्थ है कि लेखन धर्मिता जिनके पास है उनके पास श्रोता नहीं है। और विचारमान कविता जो होती है, आप देख लो, उस पर टीप ही नहीं आती। वैचारिक कविता आएगी, अगर आपके सामने आ गई तो उस पर टीप नहीं आएगी। समसामयिक विषय पर अगर कोई कविता आ गई तो उसकी बराबर सराहना हो जाएगी। तो प्रगतिशीलता तो है, विज्ञान का योगदान हो गया ये। और प्रिंट मीडिया पर नहीं, प्रिंट मीडिया पे भारी पड़ गया वो। गुरुजी, आपने कुल कितने कवि सम्मेलन अभी तक किए हैं? किताब लाए? और दूसरा ये कि क्या आपको फिल्म जगत में कोई अवसर मिला? काहे में? गीतकार के रूप में फिल्म जगत ने आपको कोई अवसर दिया क्या? और कुल आपने भारत में कितने कवि सम्मेलन किए हैं, यदि संख्या याद हो? गिने तो नहीं है,
कोई रजिस्टर भी रखा है क्या? रजिस्टर नहीं लिखा है, लेकिन इतने पढ़े कि मैं इनकम टैक्स देने लग गया। हाँ, क्यों? मेरे पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे पास जो भी राशि आती है वो सब माता सरस्वती के माध्यम से ही लक्ष्मी के दर्शन कर पाता हूँ। दरिद्र नारायण की आराधना करते करते लक्ष्मी नारायण के दरवाजे तक जाता हूँ, और इतना ले आता हूँ कि मुझे इनकम टैक्स वालों को पे करना पड़ता है। अब तो पे भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही काट के दे देते 16 नंबर फार्म की, ये ले देते रट। जवानों जवानी जवानी बदल दो, जमाना बदल दो, कहानी बदल दो। हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सर, आज हिंदी राष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी में भी बहुत कविताएं लिखी जा रही है, साहित्य लिखा जा रहा है। इसको आप कैसे लेते हैं? आप इस पे अपनी वो प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदुस्तानी में, जी हिंदी में नहीं, जी हिंदुस्तानी में लिखी जा रही है कविता, जिसमें उर्दू का भी समावेश है, मराठी के भी शब्द आ जाते हैं, गुजराती के भी शब्द आ जाते हैं। वो कविता हिंदुस्तानी की कविता है, और उस कविता को लेकर के लोग विदेश में जाते हैं, एक एक महीने तक पढ़े रहते हैं। वहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर के गौरवान्वित होते, बताते हैं कि हम अमेरिका गए थे। अच्छा, कितने कवि सम्मेलन करे? बोले 1 महीने रहे। कितने कवि सम्मेलन करे? बोले 10 30 दिन रहे और 10 कवि सम्मेलन। बोले वहाँ शनिवार इतवार को ही होते तो 5 दिन क्या करते हो? तो पढ़ते रहते। तो जो लोग संबंधों के आधार पर जाकर के वहाँ पर काम करते हैं, वो हिंदी का काम तो करते हैं, उनसे बेहतर वो लोग होते हैं जो प्रवाचक बन करके जाते हैं, रामायण के प्रवाचक बन करके जाते हैं, महाभारत के प्रवाचक बन करके जाते हैं, गीता को लेकर के जाते हैं, ये जो धर्म ग्रंथों को लेकर के जाते हैं, वो पूजित होते हैं वहाँ। और ये वहाँ पर 5 दिन इनको कोई नहीं पूछता। यहाँ पर आकर के हमसे कहते हैं कि हम अमेरिका हो क्या आए। मुझे ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने बतलाया, बोले भैया हमको मोटर गैरेज में ठहरा दिया। बोले जो हमारा मेहमान था जिसके हम वहाँ पर गए थे, वो भोजन पानी ये वो बहुत सुख सुविधा का ध्यान रखता, पर ठहरने के पास उसके लिए एक ही कमरा था, है उसके वहाँ पे जाओ खाओ पियो, और कभी शौचालय की जाना हो तो उसी के घर में जाना पड़ता था हमें, है। लेकिन सोने के लिए वो हमारे को वो जो था गैरेज, उसमें ठहराया। अब भगवान जाने इनको कहाँ ठहराते हैं, क्या करते हैं, मैं तो गया नहीं। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार तो ताई के चुनाव में लगा हुआ था तो नहीं जा पाया, शिवराज ने रोक दिया। दूसरी बार अभी आया था तो मैंने उससे कहा मैंने 1 महीना गैरेज में नहीं रहना चाहता, 1 आध दिन का हो तो बतला दे। मेहमान मित्रों, सत्यम जी के पास स्मृतियों की एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि उन्होंने जीवन को कविता में और कविता को जीवन में ढाल कर देखा है। इसलिए प्रश्न तो आपके भी मानस में बहुत हो गए और हमारे मानस में भी बहुत है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं। इससे पहले वीणा के संपादकों पर एक पुस्तक जो शोधात्मक कृति है डॉक्टर वंदना जी ने लिखी है, वो आपको भेंट करना चाहती हैं और आपसे आशीष मांगेंगी। दीजिए, आई वंदना जी, आई इधर से, इधर से। क्या बेटी इधर यहीं पे हम दोनों। हाँ हाँ, चल ऐसे ऐसे उधर चला कीजिए। बहुत बधाई आपको। आप सबके ओर से और समिति की ओर से श्रद्धेय सत्तन जी का आभार मानते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच आए, इतनी इतिहास में और स्मृतियों में हमें ले गए। और सत्तन जी के एक शिष्य यहाँ हैं, नवीन जी, वो गुरुदेव को प्रणाम निवेदित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ वो आभार भी व्यक्त करें।
सम्मानीय मंच, वैसे गुरु के प्रति एक शिष्य क्या आभार व्यक्त करे, लेकिन ये जो कुछ सीखा है गुरु से ही सीखा है। जितने विराजे हैं यहां सब हैं रचनाकार, जितने विराजे हैं यहां सब हैं रचनाकार, अपने अपने लेखन से सब करते हैं प्यार, सब करते हैं प्यार, सदा सब सत्य ही कहते, ऊपर बैठे नारायण भी वाह वाह करते। सदा सब सत्य ही कहते, ऊपर बैठे नारायण भी वाह वाह करते। सत्तन जी का संचालन और कविता का मंच एक जगह पर मिल जाता, ब्रेकफास्ट और लंच। जहां मंथरा मंद है, जहां मंथरा मंद है, मन मालव के छंद जीवन के खुल जाते हैं सारे ही तटबंध। खड़ा वतन की राह में शब्दों का आधार, कविता से ही टूटती नफरत की दीवार। आप पधारे यहां सभी, यह है आपका प्यार। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति व्यक्त करे आभार, और हाल से बाहर निकले तो चाय है तैयार। चाय आपको अपने स्थान पर आ रही है, आप कृपया 2 मिनट प्रतीक्षा कर लें भाई। यहीं पर